सरला से पति का साथ तभी छूट गया था जब उसका बेटा राजीव 12 साल का था। सरला तो वैसे पढ़ी लिखी थी। परिवार वालों के लाख समझाने के बावजूद उसने दूसरी शादी नहीं की। उसके पिताजी ने उसे एक रिश्ता भी सुझाया था। लड़का विधुर था और 2 जुड़वा बेटियां थीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सरला ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। सरला पढ़ी लिखी थी और अपने पैरों पर खड़ी थी और सबसे बड़ी बात सरकारी नौकरी में थी। अपने बलबूते सरला ने अपने बेटे राजीव को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि आज वह एक अच्छी कंपनी में कार्यरत हो गया। जब राजीव को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली तो सरला की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उस दिन उन्होंने खुशी खुशी सारे पड़ोसियों को मिठाई का डब्बा बांटा। सरला अब बहुत खुश थी। अब सरला अपने बेटे राजीव की शादी के सपने भी देखने लगी थी। उन्होंने तो अपने कई रिश्तेदारों से राजीव के शादी के लिए खबर भी भिजवा दी। लेकिन एक दिन उन्हें इतना बड़ा धक्का अपने बेटे द्वारा मिला कि उन्हें तो सहसा इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। राजीव ने एक लड़की से शादी कर ली थी। अपनी माँ के सपने को तो उसने चकनाचूर कर ही दिया और साथ ही साथ पूरी सोसाइटी में इज्जत का कचरा भी कर दिया। वैसे सरला जी ऐसी माँ नहीं थी जो अपने बेटे की खुद से लड़की पसंद करने की बात से नाराज़ हो जाए या फिर कोई चाल चलने लग जाए ताकि बेटा इस लड़की को भूल जाए, बल्कि वह तो इस बात को बढ़ावा देती ताकि दोनों का रिश्ता खराब ना हो। लेकिन उस दिन बड़ी बेशर्मी से हाथ थामे राजीव अर्चना के साथ घर में प्रवेश करते ही कहने लगा, मम्मी मुझे माफ़ करिए। मैं जानता हूँ कि इस बात से आपको घोर निराशा हुई होगी, लेकिन मेरी बात सुनिए और समझिए। अर्चना के माता पिता हमारे इस प्रेम संबंध से बड़ी नाराज चल रहे थे, इसीलिए मुझे एकाएक यह कदम उठाना पड़ा और आपको बताने का मौका भी मुझे नहीं मिला। जैसे जैसे यह बात आई और गई, वैसे तो सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन सरला के मन में यह बात गहरी चोट कर गई कि इस लड़की की वजह से ही मेरे बेटे ने यह कदम उठाया। कुछ दिनों बाद से ही राजीव के घर में सास बहू में लड़ाई होना शुरू हो गया, क्योंकि सरला को तो अर्चना तो पसंद थी, लेकिन उसकी हरकतों ने धीरे धीरे सास सरला के मन में जहर घोल दिया, क्योंकि अर्चना तो अब मनमानी पर उतर आई थी। अरे अर्चना, यह क्या वक्त हो रहा है? सुबह के 9 बज रहे हैं और तुम अभी तक सोई हुई हो। क्या अपने मायके में भी ऐसे ही अपने माँ बाप को तंग करती आ रही थी? वह माची जरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज उठने में लेट हो गया। और माँ जी सुनिए, मैं अपने माँ बाप को तंग करती नहीं आई थी। आप बड़ी हैं, मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, लेकिन आपको भी मेरा लिहाज करना पड़ेगा। हर बारी आप मेरे माँ बाप पर चली आती हैं, यह अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो यह अच्छी बात नहीं है तो क्या अच्छी बात है? बताओ, कौन सी बहू 9 बजे सुबह सोकर उठती है? पहले अपनी आदत ही बदलो, फिर यह भाषण बाद में देना। बस यहीं से शुरू हो गया सास और बहू में तकरार। सास बहू में लड़ाई होने का एक कारण यह भी था कि अर्चना दिन ब दिन आलसी होती जा रही थी। सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती थी और दिन भर टीवी देखती रहती थी। राजीव तो वैसे मुंबई में था इस वक्त। सास बहू एक दूसरे की आदी हो गई थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी दोनों में झगड़ा अब धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि रहना तो दोनों को साथ में ही था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत गए। राजीव हमेशा छुट्टियां लेकर आता, लेकिन वह अपने साथ कभी भी अर्चना को लेकर नहीं जाता। सुनिए जी, इस बार मैं पक्का आपके साथ चलूँगी। मेरा यहाँ मन बिल्कुल नहीं लगता। अरे अर्चना, ज़रा समझो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और जब तक मैं यहाँ मुंबई में अपना फ्लैट नहीं ले लेता, तब तक तुम्हें माँ के साथ ही रहना पड़ेगा। और वैसे भी माँ वहाँ अकेली हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें भी तो किसी की ज़रूरत है। अब उन्हें वहाँ अकेला छोड़ दूँगा तो समाज क्या कहेगा? मन मारकर अर्चना
राजीव की बात मान लेती। वैसे भी उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। मायके वालों से वह कोई सहायता तो ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसने भागकर शादी की थी राजीव के साथ। अर्चना अब दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। दुख जैसे लगता उसके चेहरे पर हावी हो चुका है। पड़ोस की महिलाएं कहती कि अरे सरला, तुम्हारी बहू को होता क्या जा रहा है, जरा उसका भी ध्यान रखा करो। तभी दूसरी महिला ताना कसती कि अरे दुखी क्यों ना हूँ, इतने साल हो गए शादी को, अभी तक बेचारी माँ भी नहीं बन पाई। माँ बनने के बाद एक अलग ही नूर छा जाता है चेहरे पर। यह सब सुनकर अब सरला भी मन ही मन परेशान रहने लगी, मगर उन्होंने बहू के सामने कुछ जाहिर नहीं किया। एक दिन उन्होंने बेटे राजीव को फ़ोन लगाया और बातों ही बातों में कह दिया कि अब बस बहुत हो गया, हम दोनों तुम्हारे पास आ रहे हैं। वैसे भी तुम कब तक अकेली रहोगे वहाँ पर, तुम्हें भी तो ज़रूरत है ना। हम दोनों वहाँ पर आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए ही आसान हो जाएगा। और तुम खर्चा की चिंता मत करो, मुझे पेंशन तो मिलता ही है। लेकिन इस बार भी वह आनाकानी करने लगा। बस अब सरला को दाल में कुछ काला साफ साफ नजर आने लगा। हो ना हो यह कोई गुल तो जरूर खिला रहा है मुंबई में अकेले रहकर, लेकिन पता लगाऊं भी तो कैसे। तभी उन्हें विक्रम जी का ख्याल आया, जो राजीव के सीनियर थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक बार राजीव उन्हें दिल्ली लेकर आया था कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तभी सरला की मुलाकात उनसे हुई थी। एक दिन पार्क में जाकर सरला ने विक्रम जी को फ़ोन लगाया। हेलो विक्रम जी, आप बोल रहे हैं ना? जी मैं विक्रम ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन? जी मैं सरला। सॉरी, कौन सरला? मैं नहीं जानता आपको। आप कहाँ से बोल रही हैं? जी वह मैं राजीव की माँ बोल रही हूँ। अच्छा, सॉरी सॉरी, माँ जी आप बोल रही हैं क्या? वह क्या है ना, मुझे आपका नाम नहीं पता था। जी आप कैसी हैं? तबीयत पानी सब ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत पानी ठीक है, बस एक चिंता खाई जा रही है और वह है राजीव की। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? अच्छी पोस्ट पाया हुआ है, अच्छी सैलरी पा रहा है, अपना फ्लैट 3 BHK का ले लिया है, सुख सुविधा भरी जिंदगी जो जी रहा है। बस कह रहा था कि आपको भी अपने पास बुला लेगा। दोनों पति पत्नी मज़े से जी रहे हैं। जी मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे वह राजीव और उसकी वाइफ श्वेता है ना, दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सच में जैसा आपका बेटा लायक था ना, आपकी बहू भी वैसे ही लायक है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। घर जाकर सरला बहुत चिंता में थी। आखिरकार उनकी शंका सही साबित हुई। अगली सुबह की ट्रेन पकड़कर वे अर्चना को लेकर साथ मुंबई पहुंच गई। अर्चना को जब राजीव की असलियत का पता चला तो वह तो चक्कर खाकर गिर ही पड़ी। चेतना शून्य अर्चना के सपने आकार लेने से पूर्व ही किर्च किर्च होकर उसे चुभने लगे थे, जिसकी असहनीय पीड़ा से वह वाणी शून्य हो गई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पढ़ी लिखी श्वेता राजीव की पहली शादी और पहली पत्नी के बारे में सब जानती थी, फिर भी वह कैसे इन सब बातों के लिए राजी हो गई। यह क्या किया बेटा? किस बात की सज़ा मुझे दे रहे हो तुम? यह तिल तिल मारने से अच्छा मुझे तुम जहर दे दो, ताकि मैं मर जाऊं और सुकून से हमेशा के लिए सो जाऊं। राजीव, आखिर किस बात की कमी रह गई थी मेरे संस्कार में कि तुम मुझे यह दिन दिखा रहे हो? अरे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ तो सोचा होता। अरे अर्चना तुम्हारी पत्नी है, तुम कैसे शादीशुदा होने के बावजूद भी शादी कर सकते हो? अब तक मूर्त सम्मान खड़ी अर्चना एकाएक बोल उठी। तुम्हारे कारण ही मैंने अपने माता पिता से संबंध तोड़ा, लेकिन मैं तो अंधी थी कि तुम जैसे इंसान की खातिर अपने माता पिता और अपना घर छोड़ कर आ गई। आज अपने माता पिता की बात सुनी होती तो आज मैं एक सुखी जीवन जी रही होती, लेकिन माता पिता का दिल दुखाकर आज मैं भी चैन से कहाँ जी पाई। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। राजीव ने अर्चना की बाह पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन अर्चना ने उसे झटक दिया। मेरी बात सुनो अर्चना, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। तुम जितना भी चाहती हो मैं तुम्हें उतना दूंगा। मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन तुम मुझे तलाक दे दो। वातावरण में कुछ देर को शांति छाई रही, लेकिन एकाएक अर्चना के जवाब से जहाँ राजीव और श्वेता खुश हुए, वहीं सरला जी सहम उठी। मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। अर्चना बेटी, यह तुम क्या बातें कर रही हो? पागल जैसी बातें मत करो। थोड़ा सोच समझ कर फैसला लो। यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। नहीं माँ जी, आप क्या चाहती हैं कि मैं एक ऐसे पति के प्यार को तरसती रहूं जिसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, जिसने मात्र मुझे एक वस्तु समझा और सिर्फ अपने गरज से मेरा उपयोग किया और फेंक दिया। ऐसे पति से अच्छा कि मैं विधवा ही हो जाऊं। जाओ, तुम्हें आज़ाद किया। इस गलत फहमी में मत जीना कि तुम्हारे दिए गए भीख से मैं ज़िंदगी काटूंगी। अरे अपनी ज़िंदगी संभाल लूँगी, इतनी काबिलियत तो है मेरे अंदर। राजू फिर से उसका बाह पकड़ने की कोशिश करने लगा। अरे अर्चना, तुम इनकार मत करो। यह पैसे तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम आएंगे। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। मुझे ना तो तुम्हारी फूटी कौड़ी की ज़रूरत है और ना ही तुम्हारी दया की। तुम कार्यवाही शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। अर्चना जब जाने लगी तो सरला जी ने भी उसका हाथ थाम लिया। नहीं बेटी नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? पराई लड़की के लिए बेटे का साथ छोड़ रही हैं? खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। अरे पराई वो नहीं, पराया तो तू है। मेरे अपनेपन का तूने मुझे क्या सिला दिया, यह तो मैंने देख लिया। अर्चना को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही मांझी हैं जो पहले उससे खूब लड़ा करती थी, मौका पाकर ताना देने से चुकती नहीं थी। अर्चना, तुम खुद को अकेली मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से सिर्फ मेरी एक ही औलाद है और वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। 6 महीने बाद। हेलो हेलो माँ। माँ मत कहो, क्या काम है यह बताओ। वह माँ अर्चना को 16 तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है। मैंने आपकी और अर्चना की फ़्लाइट की टिकट बुक करवा दी है, आप लोग आ जाइए। खुदगर्ज इंसान, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी टिकट की मोहताज है हम? अरे वकील का नंबर हमारे पास भी है और हमें भी सूचना मिली है कि 16 तारीख को आखिरी पेशकश होने वाली है। तुम्हारी किसी भी चीज़ की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आइंदा से तुम फ़ोन मत करना। तुम्हारा और हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। पास खड़ी अर्चना सब सुन रही है। माँ, आप मेरे खातिर अपने बेटे से रिश्ता ख़त्म मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो पराया खून ही हूँ ना। राजीव तो आपका अपना खून ही है। नहीं बेटी, तुम आज मेरी बेटी ही हो। राजीव से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आखिरकार उसने अपने पिता के कदमों पर ही चलकर दिखा दिया कि वह उसका ही बेटा है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या राजीव के पिता ने? हाँ, सही समझा तुमने। राजीव के पिता ने भी ऐसी ही दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन दूसरी शादी की 1 साल बाद ही सड़क दुर्घटना में उसकी और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अर्चना बेटी, तुम्हें अपनी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा जो कुछ भी है अब से तुम्हारा है। सारी वसीयत मैंने अभी से बना ली है ताकि मेरा नालायक बेटा आगे चलकर तुम्हें तंग ना करे। और मैं तुम्हारी सास नहीं, अब तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच लिया है। मेरी एक पक्की सहेली है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका एक बेटा है अजीत, बहुत नेक बच्चा है। मेरे हर सुख दुख में अजीत मेरे बहुत काम आया है। बेचारा अनाथ हो चुका है। मैंने और अजीत ने फैसला लिया है कि अब तुम्हें दोबारा से घर बसा लेना चाहिए। नहीं माँ, मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी और मैं यूँ दया का पात्र बनकर तो शादी हरगिज नहीं करूँगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बोझ हूँ। प्लीज़ माँ, मेरी बात सुनिए और शादी वादी के चक्कर में मत पड़िए।
अरे बेटी, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि अजीत ने खुद से तुम्हारा रिश्ता मुझसे मांगा है। क्या? क्या सच में? हाँ, यह बात सच है कि अजीत को किसी ने सब कुछ बता दिया। अजीत को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजीव ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसने राजीव को खूब समझाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा है। अजीत वाकई बहुत अच्छा है। नहीं माँ, मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। तुझे मेरी कसम अर्चना। बहू अर्चना का हाथ अपने सिर पर रखते हुए सरला जी ने उसे कसम दी। अगर तू इस शादी के लिए राजी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मैं जीकर ही क्या करूंगी? मेरे बेटे ने गलत किया, लेकिन उसकी भरपाई तो मैं ही करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जब तक तुम्हारा घर हरा भरा होते नहीं देखूंगी, तब तक चैन की नींद नहीं लूंगी। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप जिद पर क्यों अड़ी हुई हैं? जिंदगी में शादी मायने नहीं रखती। राजीव जैसे इंसान से शादी करके मैं कितना कितना पछता रही हूँ, यह आप तो देख ही रही हैं। फिर भी आप जिद छोड़ दीजिए। अर्चना, यह सोच तुम्हारी बहुत गलत है कि हर इंसान राजीव जैसा ही निकलेगा। नहीं, अजीत जैसा पुरुष तो तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरी बात मान जा बेटी। राजीव को अपने कर्मों की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आखिरकार सरला की जिद के आगे अर्चना ने अपने घुटने टेक ही दिए। ठीक है, ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मैं अजीत को अपना जीवन साथी बनाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात भी आप सुनिए। मेरी शादी करने से आप अकेली हो जाएंगी। फिर आपका क्या होगा? आपके आगे पीछे भी तो कोई नहीं है, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकती। शादी करने का मतलब है आपको अकेले छोड़ना। फिर भी माँ, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कब कहा है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अजीत हमारे पास ही रहेगा। अजीत ने अपना ट्रांसफ़र कोलकाता से दिल्ली में करवा लिया है। अब शादी के बाद वह हमारे पास ही रहेगा। अजीत ने बगल वाला 602 वाला फ्लैट खरीद लिया है। अब हम और तुम पड़ोसन भी बनने वाली हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अर्चना अपनी माँ सरला से लिपट गई। धन्यवाद माँ, धन्यवाद इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। जब आप बिना कुछ कहे ही अपने सवालों के जवाब पा जाते हैं, कहीं का सवाल कहीं का जवाब बनकर सामने चला आता है। नाते रिश्तेदारों की कटुता दोस्ती की कटुता से कहीं ज़्यादा दुखदाई होती है, क्योंकि रिश्तेदार को हम बदल नहीं सकते, जबकि दोस्ती में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। ना पसंद आए तो दोस्त को बदल दो, छोड़ दो उसे। ऐसी क्या मजबूरी है कि निभाना ही पड़े? मनुष्य हैं हम, और समाज में हर तरह के प्राणी से हमारा वास्ता पड़ता है। पापा बुआ को समझाते हुए बोले, जहाँ रिश्ता बन जाए वहाँ अगर कटुता आ जाए तो वास्तव में बहुत तकलीफ होती है। ना तो छोड़ा जाता है, ना ही निभाया जाता है। बस एक बीच का रास्ता बच जाता है। फीकी बेजान मुस्कान लिए स्वागत करो, दिल का दरवाज़ा सदा के लिए बंद। अरे भाई, हमारा दिल तो प्यार के लिए है ना, जहाँ नफ़रत नहीं रह सकती, क्योंकि हमें भी तो जीना है ना। नफ़रत पाल कर हम कैसे जिएं? किसी इंसान का स्वभाव यदि सामने वाले को नंगा करना ही है तो हम कब तक नंगा होना सह पाएंगे? बुआ के घर कोई उत्सव है और उनका देवर जब तक उनके घर हर काम में बाधा डाल रहा है। बचपन से बुआ उसके साथ थी। माँ बनकर बुआ ने अपने देवर को पाला है। जब बुआ की शादी हुई तब उनका देवर मात्र 5 साल का था। माँ बाप ही थे, इसीलिए जब भी बुआ मायके आती थी तो वह भी उंगली पकड़े साथ होता था। हम अक्सर सोचते थे कि बुआ तो नई ब्याही लगती ही नहीं, शादी होते ही वह एकदम से सयानी सी लगने लगी हैं। मैं तब 7-8 साल का था जब बुआ की शादी हुई थी। अक्सर माँ का बुआ से वार्तालाप कानों में पड़ जाता था। सजा सवरा तो कर गायत्री, तू तो नई ब्याही लगती ही नहीं। इतना बड़ा बच्चा साथ चले तो क्या नई ब्याही बनकर चलना अच्छा लगता है? भाभी, सभी राजू को मेरा बच्चा समझते हैं। क्या 5 साल के बच्चे की माँ दुल्हन की तरह सजती है? मात्र 20 साल की मेरी बुआ मंडप से उठते ही 5 साल के जिस बच्चे की माँ बन चुकी थी, वही बच्चा आज बात बेबात बुआ का मन दुखा रहा है, जिस पर वह परेशान है। बुआ के बेटे की शादी थी।
बुआ न्योता देने गई थी जिस पर उसने रुला दिया था। आज याद आई मेरी, कल ही तो कार्ड छप कर आए हैं, आज मैं आ भी गई। कुछ सलाह मशवरा तक नहीं, मुझसे रिश्ता करने से पहले कार्ड तक छप गए और मुझे पता तक नहीं कि बारात का इंतज़ाम कहाँ है और लड़की क्या काम करती है। स्तब्ध बुआ हैरान परेशान सी रह गई थी। इस तरह के व्यवहार की नहीं सोची थी। बुआ कुछ कार्ड साथ में भी ले गई थी, देवर के मित्रों और रिश्तेदारों के लिए। रहने दो भाभी, बेइज्जती करती हो और न्योता भी देने चली आई। ना मैं आऊँगा और ना ही मेरे ससुराल वाले, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर। तुमने हमारे रिश्तेदारों की बेइज्जती की है, पहले जाकर उनसे माफ़ी मांगो। बेइज्जती की है? और मैंने? लेकिन कब? किसकी बेइज्जती की है मैंने? भाभी, तुमने अपने बेटे का रिश्ता करने से पहले हमसे नहीं पूछा, मेरे ससुराल वालों से नहीं पूछा। अच्छा, मेरे घर में क्या होगा उसका फैसला क्या तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे या तुम करोगे? हम लड़की देखने गए, पसंद आई, हमने उसके हाथ पर शगुन रख दिया। 15 दिन में ही शादी हो रही है। तुम्हारे भैया और मैं अकेले किसी तरह पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। राहुल को छुट्टी नहीं मिली है, वह सिर्फ 2 दिन पहले आएगा। अब हम तुम्हारे ससुराल वालों से माफ़ी मांगने कब जाएं और क्यों जाएं? भाभी, तुम लोग ज़रा भी दुनियादारी नहीं समझते। तुमने अपने घर का मुहूर्त किया, वहाँ भी मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाया। वहाँ तो किसी को भी नहीं बुलाया था, तुम भी तो वहीं थे। सिर्फ घर के लोग थे और हमने पूजा कर ली थी। फिर उस बात को तो आज 2 साल हो गए हैं। आज याद आया तुम्हें गिला शिकवा करना, जब मैं तुम्हें शादी का न्योता देने आई हूँ। पुत्र समान देवर का कूद कूद कर लड़ना बुआ समझ नहीं पा रही थी। न जाने कब कब की नाराज़गी भी वह अपने ससुराल वालों को लेकर जता रहा था, जिनसे बुआ का कोई वास्ता न था। समधियाना तो फूलों की खुशबू की तरह होता है, जहाँ हमें सिर्फ इज्जत देनी है और लेनी है। फूल की सुंदरता को दूर से महसूस करना चाहिए, तभी उसकी सुंदरता है। हाथ लगाकर पकड़ोगे तो उसका मुरझा जाना निश्चित है, और हाथ भी कुछ नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ फूलों की खुशबू की तरह होते हैं, जिनकी ज़्यादा पास जाना उचित नहीं होता। पुत्र या पुत्री के ससुराल वाले, जिनसे हमारा मात्र तीज त्योहार या किसी कार्य विशेष में मिलना ही शोभा देता है। ज़्यादा आना जाना या दखल देना अक्सर किसी न किसी समस्या या मनमुटाव को जन्म देता है, क्योंकि यह रिश्ता फूल की तरह नाजुक है, जिसे बस दूर से ही नमस्कार किया जाए तो बेहतर है। देवर बात बेबात अपने ससुराल वालों को घर पर बुलाना चाहता था, जिस पर अक्सर बुआ चिढ़ जाया करती थी। हर पल उनका बुआ के घर पर पसरे रहना फूफा जी को अखरता था। हर घर की एक मर्यादा होती है, जिसमें बाहर वाले का हर पल का दखल सहन नहीं किया जा सकता। अति हो जाने पर फूफा जी ने भाई को अलग हो जाने का संदेशा दिया था, जिस पर काफ़ी बावेला मचा था। जिसे पुत्र बनाकर पाला था, वही देवर बराबर की हिस्सेदारी मांग रहा था। कौन सा हिस्सा? हमारे माँ बाप जब मरे तब हम किराए के घर में रहते थे और तुम 2 साल तक ननिहाल में पलते रहे। अपनी शादी के बाद मैं तुम्हें अपने घर लाया और पाल पोस कर बड़ा किया। अपने बेटे के मुंह का निवाला छीनकर अक्सर तुम्हारे मुंह में डाला। कौन सा हिस्सा दूं मैं तुम्हें? हमारे माता पिता कौन सी दौलत छोड़कर मरे थे, जिसे तुम्हारे साथ बांटूं? मैंने यह सब कुछ अपने हाथ से कमाया है, तुम भी कमाओ। मेरी तुम्हारे लिए अब कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपने कोई एहसान नहीं किया जो पाल पोस कर बड़ा कर दिया। मैंने जो किया वह एहसान नहीं था, और अब जो तुम करने को कह रहे हो उसकी मैं ज़रूरत नहीं समझता। हमें माफ़ करो और जाओ यहाँ से, हमें चैन से जीने दो। फूफा जी ने जो उस दिन हाथ जोड़े उन्हीं पर अड़े रहे। मन ही मर गया उनका, क्या करते वह अपने भाई का। यह कल का बच्चा ऐसी बकवास कर गया, आखिर क्या कमी रखी मैंने? न लाता ननिहाल से तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता, पलता वही मामा के परिवार का नौकर बनकर। आज इज्जत से जीने लायक बन गया तो मेरे ही सिर पर सवार। हद होती है बेशर्मी की। वह अलग घर में चला गया था, लेकिन मौके बेमौके उसने जहर उगलना नहीं छोड़ा था। बुआ के बेटे की शादी का नेग उसने उठाकर घर के बाहर फेंक दिया था। बीमार हो गई थी बुआ। क्या हो गया है इस लड़के की बुद्धि को? हमारा ही दुश्मन बन बैठा है। हमने क्या नुकसान कर दिया है इसका?
इज्जत के सिवा और क्या चाहते हैं इससे? बुआ का स्वर पुनः कानों में पड़ा। भूल जाओ ना उसे, पापा बोले थे। समझ लो उसका कोई भी अस्तित्व कहीं नहीं है। शरीर का जो हिस्सा सड़गल जाए उसे काट कर अलग करना ही पड़ता है, वरना तो सारा शरीर गलने लगता है। तुम्हारा अपना बेटा शादी करके अपने घर में खुश है ना? तुम पति पत्नी चैन से जीते क्यों नहीं? क्यों उठते बैठते उसी का रोना लेकर बैठे रहते हो? अपना बेटा खुश है और यह कौन सा पराया था? भैया, हमने कभी इसकी खुशी पर कोई रोक नहीं लगाई। अपने बेटे पर उतना खर्च नहीं किया जितना इस पर करते हैं। इसकी पढ़ाई का कर्ज हम आज तक उतार रहे हैं। अपना बेटा तो वजीफे से ही पड़ गया। जहाँ इसने कहा वहाँ इसकी शादी की। अब और क्या करते? कम से कम अपने घर में चैन से जीने तो देता हमें। हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ना उसने अपना अधिकार बना लिया है। हम खुश हुए नहीं कि जहर उगलना शुरू। 4 लोगों में तमाशा बनाना जैसे सगल है उसका। अभी राहुल के घर बच्चा होगा, तब मत बुलाना उसे। जब तुम जानती हो कि वह तुम्हारा तमाशा बनाता है, तब काट कर फेंक क्यों नहीं देती उसे? भैया, वह अपना है। अपना समझकर सब सहन करती हो, उसी का तो वह फ़ायदा उठाता है। शायद वह तुम पर वही अधिकार चाहता है जो तब था जब तुम ब्याह कर उस घर में गई थी। तुमने अपनी संतान तब पैदा की थी जब तुम्हारा देवर 10 साल का था। इतने साल का उसका एकाधिकार छिन जाता उसे सहा नहीं गया। अपनी सीमा रेखा भूल गया। ऐसी मानसिकता धीरे धीरे प्रबल होती गई। उसका अपमानित करना बढ़ता गया और तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती गई। मोह ममता की मारी तुम उसे बालहट समझती रही। दबी आवाज में मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अपने बेटे और देवर में उचित तालमेल रखो। जिसका जितना हक बनता है उसे न उससे ज़्यादा दो ना ही कम। अब त्याग दो उसे, अपने जीवन से निकाल दो अभी। स्तब्ध रह गया हूँ मैं आज। मेरे पिता जो सदा निभाना सिखाते रहे, आज काट कर फेंक देना सिखाने लगे। वो जमाना नहीं रहा अब जब हम आग का दरिया पचा जाया करते थे और समुंदर के समुंदर पीकर भी जाहिर नहीं होने देते थे। आज का इंसान इतना सहनशील नहीं रहा कि बुराई पर बुराई सहता रहे और खून के घुट पीकर भी मुस्कुराता रहे। आज हर तीसरा इंसान अवसाद में जी रहा है। आखिर क्यों? पढ़ाई लिखाई ने तहजीब में रहना सिखाया है ना, इसीलिए तहजीब ही निभाते निभाते हम अवसाद का शिकार हो जाते हैं। जो लोग कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ा करते हैं वे तो अपनी भड़ास निकाल चुकते हैं ना। भला वे क्यों जाएंगे अवसाद में? संस्कारी और तहजीब वाला इंसान खुद पर ही जुल्म करे, क्या इससे यह अच्छा नहीं है कि वह उस इंसान से ही किनारा कर ले? भूल जाओ उस 5 साल के बच्चे को जो कभी तुम्हारा हर पल का साथी था। अब बहुत बदल चुका है वह। समझ लो वह इस शहर में ही नहीं रहता। सोच लो अमेरिका चला गया है। दिल को खुश रखने को यह ख्याल क्या बुरा है गायत्री? कुछ कचोटने लगा है मुझे। मेरे ऑफिस में मेरा एक घनिष्ठ मित्र है जो आजकल बदला बदला सा लगने लगा है। पिछले 10 साल से हम साथ साथ हैं। अच्छी दोस्ती थी हमें। जब से मेरा प्रमोशन हुआ है वह नाखुश सा है। जलन वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसका क्षेत्र मेरे क्षेत्र से सर्वदा अलग है। ऐसा तो है ही नहीं कि उसकी कोई शह मेरी गोद में चली आई हो। कटा कटा सा भी रहता है और मौका मिलते ही 4 लोगों के बीच अपमानित भी करता है। पिछले 6 महीने से मैं उसका यह व्यवहार देख रहा हूँ। कोशिश भी की है कि बैठकर पूछूं, मगर पता नहीं क्यों वह अवसर भी नहीं देता। कभी कभी लगता है वह मुझसे दुश्मनी भी निकाल रहा है। अपना व्यवहार भी मैं पल पल परख रहा हूँ कि कहीं मैं ही कोई भूल तो नहीं कर रहा। हैरान हूँ मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ कल खड़ा था। ऐसा लगता है वहीं दूर जाकर खड़ा हो गया है और बात बेबात मेरा उपहास उड़ा रहा है। धीरे धीरे दुखी रहने लगा हूँ मैं। आखिर मैं कहाँ भूल कर रहा हूँ? काम में जी नहीं लगता। ऐसा लगता है कोई प्यारी चीज़ हाथ से निकली जा रही है। शायद मेरी स्नेह का निरादर कर उसे अच्छा लगता है। अपने आप के लिए भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है ना गायत्री? अपने पति के प्रति, अपनी सेहत के प्रति, अपने लिए जीना सीखो बच्ची। पापा अक्सर प्यार से बुआ को बच्ची कहते हैं। बुआ के अपने देवर के प्रति ममता तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। आज ऐसी नौबत चली आई है कि उसी से बुआ को हाथ खींचना पड़ेगा,
क्योंकि बुआ अवसाद में जा चुकी है। डिप्रेशन का मरीज जब तक डिप्रेशन की वजह से दूर ना होगा, जिएगा कैसे? कोई भी रिश्ता तभी तक निभ सकता है जब तक दोनों ही निभाने के इच्छुक हों। अमृत का भरा कलश केवल एक बूंद जहर से जहरीला हो जाता है। हमारा मन तो मानवीय मन है, जिस पर इन बूंदों का निरंतर गिरना हमें मार ना दे तो क्या करे? अपना निरादर करना भी तो प्रकृति का अपमान है ना। सहना भी तो तभी तक उचित है जब तक आप सह पाए। सहने की अति यदि आपको या हमें मारने लग जाए तो क्यों ना हाथ खींच लिया जाए, क्योंकि रिश्तों के साथ साथ अपने प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है ना। क्यों कोई आपके प्यार और अपनत्व का तिरस्कार करता रहे? क्यों आपके वात्सल्य और स्नेह को कोई अपनी जागीर ही समझकर जब चाहे पैर के नीचे रौंद दे और जब चाहे जरा सा पुचकार दे? अब छोटा बच्चा नहीं है वह कि तुम हाथ खींच लोगी तो मर जाएगा। 2 बच्चों का बाप है, अपने आलीशान घर में रहता है। तुम्हारे घर से कहीं बड़ा घर है उसका। क्या कभी बुलाता है वह तुम्हें? क्या तुमसे कभी कुछ पूछता है कि तुम जिंदा हो या मर गई? उसे उतना ही महत्व दो जिसके वह लायक है। संकरे बर्तन में ज़्यादा वस्तु डाली जाए तो वह छलक कर बाहर निकलती है। यह इंसानी फितरत है बच्ची। पास पड़ी शह की मनुष्य कद्र नहीं करता। जो मिल जाए वह मिट्टी और जो खो जाए वह सोना। तो सोना बनो ना पगली, मिट्टी क्यों बनती हो? चुप हो गए पापा। शायद बुआ पर नींद की गोली का असर हो चुका है। गहरी पीड़ा में है बुआ, क्षमता से ज़्यादा जो सह चुकी हैं। फूफा जी और पापा बाहर चले गए। हमारा पूरा परिवार बुआ की वजह से दुखी है। निर्णय हुआ कि कुछ दिन दोनों राहुल के पास बेंगलोर चले जाएंगे, इस माहौल से दूर। शायद जगह बदलकर बुआ को अच्छा लगे। हफ्ता भर बीत चुका है। अब मैं अपने नाराज चल रहे मित्र की तरफ देखता ही नहीं हूँ। जरूरी बात भी नहीं करता। पास से निकल जाता हूँ जैसे उसे देखा ही नहीं। पहले उसके लिए रोज जूस मंगवाता था, अब सिर्फ अपने लिए ही मंगवाता हूँ। नतीजा क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर मैं चैन से हूँ। कुंठा तंग नहीं करती। ऐसा लगता है अपने आप पर दया कर रहा हूँ। क्या करूँ, मेरे लिए भी तो मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। पापा सच ही तो कह रहे थे, किसी के लिए मिट्टी भी क्यों बना जाए, सहज उपलब्ध होकर क्यों अपना मान घटाया जाए। आखिर हमारे आत्मसम्मान के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं।